जागृति की ननंद शीना दिवाली की छुट्टियों में मायके रहने आती है। आइए दामाद जी, आओ शीना बेटा, शादी के बाद तुम पहली बार घर आई हो। हाँ माँ, वैभव ने मुझे परमिशन दी है और सासू माँ ने भी। परमिशन की क्या बात है, तुम तुम्हारी मर्जी से अपने घर कभी भी आ सकती हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शीना का पति वैभव और उसकी सास दोनों भी फ्री माइंडेड होते हैं, वो उस पर कोई दबाव नहीं डालते। मायके में आने के बाद शीना अपने घर के ऊपरी मंजिल पर एक हैंडसम लड़के को देखती है। वाव जागृति भाभी, ये ट्रिपल एच लड़का कौन है जो हमारे घर के ऊपरी मंजिल पर रहने आया है? ट्रिपल एच मतलब हॉट, हैंडसम एंड हैपनिंग। ओफो शीना, तुम तो पागल ही हो। ये हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट है, अर्नव, पिछले 1 महीने से रह रहा है। ये तो बहुत ही हॉट है यार, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला? खैर, अभी तो आंखें ही सेक लेती हूँ, और तो कुछ नहीं हो सकता। अरे शीना, तुम ये क्या बोले जा रही हो? भूलो मत, अभी तुम शादीशुदा हो। ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या, बावली कही के? अरे भाभी, ये शोभा एंड ऑल गया चने के खेत में। मैं हूँ और थोड़ी ना कुछ गलत कर रही हूँ, बस एक हॉट एंड हैंडसम लड़की को ही ताड़ रही हूँ। शीना को अर्नव पहली नजर में ही पसंद आ जाता है और अर्नव को भी शीना पसंद आती है। दोनों यूं ही दिन रात एक दूसरे को चुप चुप कर देखते रहते हैं। एक सुबह शीना छत पर धूप लेने जाती है और तभी वहां पर अर्नव शर्टलेस होकर वर्कआउट कर रहा होता है। सो हॉट, सो सेक्सी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आपकी बॉडी तो काफी अच्छी है मिस्टर पेइंग गेस्ट। वेल, थैंक यू। वैसे आप भी कम खूबसूरत नहीं हो। थैंक यू। दोनों आपस में एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और वहां से उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अर्नव वर्क फ्रॉम होम करता है, इसीलिए वो दिन भर मौका मिलते ही शीना को बालकनी से आंगन में बैठा हुआ देखता रहता है और रात में वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं। हाय शीना, क्या तुम मुझे इस वक्त मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ काम है। इस वक्त? लेकिन सब सो रहे हैं, मैं कैसे आऊं? प्लीज आ जाओ ना डियर, आंगन में या छत पर, प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, आती हूँ। फिर शीना और अर्नव रात के अंधेरे में आंगन में मिलते हैं और शीना अर्नव के गाल पर किस करती है। तभी वहां पर उसका पैर एक गमले से टकराता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। आह! ये आवाज सुनकर जागृति जाग जाती है और अपने रूम की लाइट्स जलाती है। जागृति बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी शीना घर के अंदर आ जाती है। कौन है? अरे शीना, तुम यहाँ, वो भी रात के 2 बजे? क्या हुआ शीना? वो भाभी, दरअसल वो मुझे बहुत अनईजी एंड सफोकेटिंग फील हो रहा था, इसीलिए मैं आंगन में हवा खाने गई थी। अब मुझे ससुराल जाकर वहां की आदत हो गई है ना, इसीलिए यहाँ पर नींद ही नहीं आ रही थी। हाँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अब तुम्हें पति की आदत जो लग गई है, तो अकेले नींद कैसे आएगी? क्या भाभी, आप भी बाल बच गई, वरना आज तो मेरा बैंड ही बज जाता। फिर अगले दिन शीना और अर्नव डेट पर जाते हैं और वहां पर एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में एक रोमांटिक फिल्म देखने जाते हैं और तभी रात में रसोई की खिड़की से जागृति अर्नव और शीना को साथ में आते हुए देख लेती है। अरे अर्नव भैया और शीना, तुम दोनों साथ में कैसे आए? कहीं गए थे क्या तुम साथ में? ये बात सुनकर शीना और अर्नव को पसीने छूटने लगते हैं। नहीं तो भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं तो बस अपनी सहेलियों को मिलकर आ रही हूँ। और फिर घर आने के पहले
हम दोनों एक दूसरे को रास्ते में मिले और मैं इसे साथ में लेकर आया। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर, कोई बात नहीं। चलो शीना, खाना तैयार है, जल्दी से डिनर कर लो। फिर अगले दिन सुबह शीना अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे काफी बेचैनी होती है और इसीलिए वो फिर से एक हफ्ते बाद वापस अपने मायके चली आती है। अरे शीना बिटिया, तू यहाँ पर? क्या हुआ बेटा? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सासू माँ अपनी सहेलियों के साथ यात्रा पर गई है और वैभव अपने काम में व्यस्त है, इसीलिए मैं चली आई यहाँ। शीना अपनी माँ से झूठ बोलती है। उसकी सास तो घर पर ही होती है। वो तो उसकी सास का अच्छा मन होता है, जिसके चलते शीना को फिर से मायके आने की इजाजत मिलती है। अरे शीना, मुझे तो ये लगा था कि अब तुम सीधे 6 महीनों बाद ही आओगी, लेकिन तुम तो बड़ी ही फास्ट निकली, एक हफ्ते में ही वापस आ गई। हाँ भाभी, क्या करूं, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मेरा तो वहां मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए आप सबसे मिलने वापस आ गई मैं। चलो, अच्छी बात है बेटा। फिर रात में शीना और अर्नव फोन पर फुसफुसाते हुए बात करते हैं। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? हाय जानू, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा हूँ। प्लीज मुझे 10 मिनट के लिए ऊपर आकर मिलो ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन मैं ऊपर कैसे आ सकती हूँ? तुम्हें तो पता ही है ना। एक तो तुम बहुत ही कम बार आती हो अपने मायके में, किसे पता ये पल फिर मिले या ना मिले। देखो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम ऊपर जरूर आओगी। ओफो, ठीक है बाबा, आती हूँ। फिर शीना चुपके से अर्नव के कमरे में चली जाती है और वो दोनों प्यार भरा समय बिताते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है ये उन्हें ही पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह नीचे घर में सब शीना को ढूंढने लगते हैं। पता नहीं इतनी सुबह सुबह ये लड़की कहाँ पर चली गई। माँ जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, शीना कहीं भी नहीं है। मैं अब छत पर जाकर देखती हूँ। जैसे ही जागृति ऊपर छत पर जाने वाली होती है, उतने में अर्नव शीना को उठा देता है और वो छत पर चली जाती है। अरे शीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जागृति भाभी, वो मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। मॉर्निंग वॉक? वो भी छत पर? हाँ भाभी, मतलब मैंने वर्कआउट भी किया और यहीं पर थोड़े राउंड्स मार लिए। अच्छा, ओके। और इस बार भी शीना बाल बाल बच जाती है। अब शीना घर पर होते हुए भी अर्नव से ही दिन भर फोन पर चैटिंग करती रहती है। शीना, तुमने तो कहा था ना कि तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो, लेकिन जब से तुम आई हो तुम बस अपने फोन के साथ ही लगी हो। हमसे तो बस तुमने 3 से 4 बार ही बात की है। हाँ, वो भाभी, क्या करूँ अब, फोन की आदत लग गई है ना, बस अपनी सहेलियों से ही बातें कर रही हूँ। सब समझती हूँ मैं। एक दिन पल्लवी, जागृति और शीना का भाई तीनों घूमने का प्लान बनाते हैं। अरे शीना, जल्दी करो, बहुत टाइम से हम साथ में कहीं भी नहीं गए। हाँ शीना बिटिया, चल जल्दी। नहीं माँ, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। एंड प्लीज, मेरे कारण आप अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए। माँ लंबे समय से कहीं भी नहीं गई। लेकिन शीना, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? हाँ शीना बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, प्लीज जाओ आप लोग और खूब एंजॉय करो। फिर वो तीनों घूमने निकल जाते हैं और मौके पर चौका मारते हुए अर्नव नीचे आ जाता है और वो दोनों खूब रोमांस करने लगते हैं। आज बस इस घर में मैं और तुम हो, आज तो हम जम के रोमांस करेंगे। यस बेबी। लेकिन उन तीनों का शीना के बगैर मन ही नहीं लगता।
बेटा, गाड़ी वापस घर की तरफ ले ले। शीना के बगैर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ माँ, शीना को घर में अकेला छोड़कर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस घर चलते हैं। ठीक है। फिर वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और तभी वहां पर शीना और अर्नव को रोमांस करते हुए देख उन सबके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। पल्लवी शीना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और शीना का भाई अर्नव को खूब मारता है और उसे घर के बाहर निकालता है। निकल जा यहाँ से कुत्ते। ये सब क्या है शीना? ये सब करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई शीना? अरे तुम्हारा इतना अच्छा पति और इतनी अच्छी सास होने के बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। छी, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी शीना। आज के बाद अगर मुझे फिर से कुछ पता चला तो मैं तेरी इस घर में एंट्री ही बंद कर दूंगी और साथ ही सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दूंगी। समझ गई तो? हाँ माँ। शीना को अपनी गलती समझ आती है और वो फिर से अपने ससुराल चली जाती है। अभिनव और उसकी बीवी जानवी को एक 2 साल की बेटी होती है जिसका नाम निशा होता है। शादीशुदा और एक बच्चे का बाप होने के बावजूद भी अभिनव का एक सौम्या नाम की औरत से अफेयर चल रहा होता है। बस बहुत हुआ सौम्या, आज हमें इस रिश्ते को खत्म करना ही पड़ेगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अभिनव? प्लीज कह दो कि ये मजाक है, ये सच नहीं हो सकता। नहीं सौम्या, हम दोनों के बीच जो भी था वो हमेशा से गलत ही था, क्योंकि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और अब मेरी 2 साल की बेटी भी है जो अब बड़ी हो रही है और अब मैं अपना सारा वक्त मेरी बेटी के साथ बिताना चाहता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी है। तो मेरा क्या होगा अभिनव? मैं क्या करूंगी तुम्हारे सिवा? क्या ये तुमने सोचा है? सौम्या, तुम अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मैं भी अपनी जगह पर गलत नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, लेकिन हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। उसी में हमारी भलाई होगी। इससे आगे जाकर ना तो तुम्हें कोई तकलीफ होगी और ना ही मुझे। लेकिन अभिनव मेरी बात तो सुनो प्लीज अभिनव। सौम्या अभिनव को रोकने की खूब कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है और सौम्या को बहुत बुरा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पल के बारे में तो मैंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। अभिनव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मुझे दर्द में अकेला छोड़कर वो खुशियां नहीं मना सकता। जहां एक तरफ अभिनव अपने अफेयर को खत्म करके एक अच्छे पिता की तरह अपने बेटी के साथ वक्त बिता रहा होता है, वही दूसरी तरफ सौम्या 2 सालों तक तांत्रिक बाबा से जादू टोना सीखती है और 2 साल पूरे होने के बाद वो अपने घर में ही जादू टोना करना शुरू करती है। मैंने बहुत सहन कर लिया अभिनव, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू होती है अभिनव। मैंने आज तक तुम्हारे बाल और कपड़े संभाल के रखे हैं और इन्हीं के जरिए मैं तुम पर जादू टोना करूंगी। फिर सौम्या अपने जादू टोने की भयंकर विधि शुरू करती है और इसके फल स्वरूप में अभिनव को तकलीफ होने लगती है। आह, ये सब मुझे क्या हो रहा है? जानवी। अरे अभिनव, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? नहीं जानवी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे पूरे बदन में कांटे चुभाए हैं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है जानवी। घबराओ मत अभिनव, चलो हम अभी हॉस्पिटल जाते हैं। जानवी अभिनव को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभिनव को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 24 घंटों तक उसे लगातार चुभन महसूस होती है और वो उसके चलते बहुत परेशान होता है।
वहां सौम्या मंत्र फूक फूक कर जादू टोना कर रही होती है। पहले तो उसने अभिनव पर शारीरिक तौर पर कब्जा पाया होता है, लेकिन इस बार वो अभिनव पर मानसिक तौर पर काबू पाती है और उसके कारण अभिनव अब बेवजह गुस्सा करने लगता है। एक दिन अभिनव की माँ और बेटी उसके पास चली जाती है। पापा पापा, मुझे आज आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है और आइसक्रीम खाने के बाद मुझे आपके साथ खेलना भी है। आप खेलोगे ना मेरे साथ पापा? अभिनव बेटा, मुझे भी तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। वो हमें थोड़े दिनों के लिए गांव जाना होगा, निशा की पूजा के लिए। अरे बस, दफा हो जाओ आप दोनों यहाँ से। जब देखो तब मुंह उठाकर मेरा खून चूसने आ जाते हो। परेशान करके रख दिया है मुझे तो। जाओ यहाँ से। अभिनव को यूं गुस्सा करते हुए देखकर निशा बहुत डर जाती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जानवी हैरानी से अभिनव के पास आती है और उसे कहती है, अभिनव, ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो ना? तुम माजी और निशा से कैसे बात कर रहे थे? देखो, बेचारी निशा कितनी डर गई। आज तक तुमने किसी से भी इतने गुस्से में बात नहीं की, फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया अभिनव? चुप रहो तुम, और तुम भी यहाँ से चली जाओ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैं खुद तुम्हें दूर कर दूंगा। चली जाओ यहाँ से। अभिनव को इतने गुस्से में देखकर उसकी माँ और बीवी घबरा जाती है। अगले दिन सुबह तक अभिनव एकदम ठीक हो जाता है। फिर अभिनव की माँ उसके पास चली जाती है और उसे कल रात के बारे में पूछती है, लेकिन उसे रात के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों को गुस्से में क्या कहा था, बल्कि मेरा सिर तो अभी तक भारी भारी सा लग रहा है। कल तूने मुझसे और जानवी से बहुत ही बदतमीजी से बात की, लेकिन हमारे साथ साथ तूने निशा को भी बहुत रुलाया बेटा। ओह नो, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं भी काम के प्रेशर के कारण हो रहा होगा। खैर, मैं अभी जाकर निशा को मनाता हूँ। और माँ, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, जाकर अपनी बेटी से मिल ले। अभिनव जैसे तैसे करके निशा को मना लेता है, लेकिन रात में सौम्या अपना अंतिम दांव चलाती है। वो अभिनव को इस कदर वश में करती है कि अभिनव खुद नींद में से उठकर किचन में चला जाता है और वहां से नुकीला चाकू उठाकर वो खुद की जान लेने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जानवी आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। अभिनव, ये तुम क्या करने जा रहे थे अभिनव? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम अभी अभी अपनी जान लेने वाले थे? क्यों अभिनव, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल तुम ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे खुद कुछ नहीं पता जानवी कि आखिर मैं यहाँ किचन में क्या कर रहा हूँ। मैं नींद में से रसोई तक कैसे आया, मुझे वो तक याद नहीं है। अभिनव की बातें सुनकर जानवी बहुत घबरा जाती है और वो उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार एक साथ घूमने निकलता है। उस दिन मेरा आखिरी दांव चल नहीं पाया। मेरे काले जादू के वश में आकर अभिनव खुदकुशी करने ही वाला था, लेकिन उस चुड़ैल जानवी ने उसकी जान बचा ली। लेकिन आज नहीं, आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज गाड़ी चलाते हुए अभिनव अपना आपा खो देगा और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और अभिनव के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें मरते हुए खुद देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसका पीछा करूंगी। फिर सौम्या अभिनव के कार का पीछा करते हुए उसके पीछे चली जाती है और जैसे सौम्या का दाव था, गाड़ी चलाते हुए अभिनव अपना आपा खो देता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो ठीक से गाड़ी चला ही नहीं पाता। अभिनव, ध्यान से अभिनव। जानवी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। स्टीयरिंग व्हील पर मेरे हाथ जम गए हैं।
और ये गाड़ी के ब्रेक भी नहीं लग रहे हैं। हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा। एक काम करो, गाड़ी उस गली की तरफ से लो। उस रास्ते पर माता रानी का मंदिर है, हम वहीं से जाएंगे। तुम्हारे साथ हो रहे इन अजीब हरकतों से अब माता रानी ही बचा सकती है। फिर अभिनव जैसे तैसे उस गाड़ी को उस रास्ते पर ले जाता है और माता रानी का मंदिर पास आते ही अभिनव ठीक होने लगता है और वो मंदिर में माथा टेकने चला जाता है। और जैसे ही अभिनव मंदिर में कदम रखता है, वहां गाड़ी चला रही सौम्या को तकलीफ होने लगती है और वो अपना आपा खोने लगती है। नहीं, ये सब दैवी शक्तियों के कारण हो रहा है। अभिनव मंदिर के अंदर चला गया, इसीलिए मेरे काले जादू का असर खत्म होने लगा है और उल्टा मुझ पर ही पलटवार हो गया है। तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आती है और वो सौम्या की गाड़ी को ठोक कर चली जाती है, जिसके बाद सौम्या का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपाहिज हो जाती है। तब हॉस्पिटल में वहां पर तांत्रिक बाबा आते हैं, जिनसे उसने तंत्र विद्या सीखी होती है। सौम्या, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुमने तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया है और ये इसी की सजा मिली है तुम्हें। तुम जैसे शैतान दिमाग वाले लोगों के कारण ही तंत्र विद्या आज बदनाम हो चुकी है। अब भुगतो अपने कर्मों के फल। नहीं। और इस तरह अंत में सौम्या को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है और वही दूसरी तरफ अभिनव अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है।